विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन। आज मार्केट ने 2 ट्रेड दी। हमने आज सुबह डिस्कस किया था कि आपको आज 2 ट्रेड मिलेंगी लार्जली। एक सुबह जहां हम खुले वहां पर एक शॉर्ट ट्रेड और उसके बाद कल का लो तोड़ने के बाद लोअर लेवल से एक लॉन्ग ट्रेड। अब तक दोनों प्ले आउट हुई। अब मार्केट वापस ग्रीन में। IT में आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। IT इंडेक्स करीब 1.25% नीचे है। मिड और स्मॉल कैप में हालांकि हल्की सी रैली है। इन सब पर बातचीत करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उतार चढ़ाव के बीच एक रेंज में घूम रहा है निफ्टी। निचले स्तरों से 125 पॉइंट की रिकवरी के साथ 24,750 के करीब। रिलायंस, M&M और भारती ने निफ्टी को दिया सहारा। बैंक निफ्टी में भी सुधार। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट शेयर का जलवा कायम। 3% ज़्यादा उछला स्विगी, साथ ही इटरनल में भी करीब 0.5% की रौनक अभी भी कायम। वहीं करीब 1% ऊपर आज के स्पॉटलाइट शेयर LTF और मुथूट फाइनेंस। FMCG और IT शेयरों ने बाजार में बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। 1% से ज़्यादा फिसले दोनों इंडेक्स। 3% ज़्यादा फिसल कर वायदा का टॉप लूजर बना वरुण बेवरेजेस। वहीं कैपिटल मार्केट और ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार। नुवामा की बुलिश रिपोर्ट से BSE 5% से ज़्यादा उछला। AGR बकाये में राहत की उम्मीद से वोडाफोन में जोरदार तेजी। शेयर में करीब 15% का अपर सर्किट। वहीं भारतीय एयरटेल हिस्सा बढ़ाने की खबर से 4% ज़्यादा उछला इंडेक्स टावर। Lower taxes, lower prices will give buoyancy to demand, and ultimately higher demand also promotes more investment because the demand leads to more manufacturing in India. So it's a virtuous cycle of growth. GST रिफॉर्म से इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। कहा मिडिल क्लास के लिए बोनांजा है GST रिफॉर्म। डिमांड में होगी बढ़ोतरी। अमेरिका के साथ नवंबर तक ट्रेड डील होने की जताई उम्मीद। ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया विरूर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे आज के मार्केट एक्शन की और किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा। देखिए आज सबसे पहले क्या हुआ सुबह। आज हमने जब बात कर रहे थे मैं और वीरू याद होगा आपको, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आज आपको ब्रॉडली 2 ट्रेड मिलेंगी। सुबह एक बार के लिए जहां गैप अप फेल होगा 24,800 के आसपास, 24,850 के स्टॉप के साथ वहां बाय करिए। और अगर नीचे 24,650 के करीब सपोर्ट मिले तो 24,600 के स्टॉप के साथ बाय करिए। आज प्लान वाला दिन था और वो दोनों ट्रेड प्ले आउट हुई। लेकिन 24,800 के रिजेक्शन और 24,600 का सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें आपको बता रहा है कि अभी भी ये मार्केट एक रेंज में है जिसमें बड़ी रेंज है 24,400 से करीब 24,900 की और छोटी रेंज आप मान लीजिए करीब 24,600 से 24,800 की। अब इसी रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है बेसिकली। और आज सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो IT इंडेक्स ने बनाया, जिस पर हम थोड़ी देर में अलग से बात करेंगे। लेकिन खैर अभी शो की शुरुआत करेंगे। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जो सुबह की स्ट्रैटेजी थी आप एकदम सटीक साबित होती हुई नजर आई और फिलहाल मार्केट रिकवरी के मूड में, लेकिन कितनी रिकवरी टिकाऊ है अभी भी पूरा 1.5 घंटा बाकी है, वो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब क्या सेकंड स्ट्रैटेजी आपकी सही हुई? अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? आप कह रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में है, कब वो रेंज टूटेगा, क्या करना चाहिए? देखिए मार्केट रेंज तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, आज मार्केट ने आपको शायद 2 ट्रेड दी और वो दोनों फेल हुई। दोनों मतलब पूरी हुई। अब क्या करना है आपको यहाँ से, जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक आपको इस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आज ये जो 2 लेवल्स हमने मार्क किए थे और जो 2 ट्रेड हमने मार्क की थी, ये पूरा का पूरा उस जोन का एक हिस्सा था। जब तक रेंज बरकरार है दोनों तरफ की ट्रेड ढूंढें और जहाँ रैली फेल हो वहाँ बेचने पे पैसा बन रहा है। लेकिन ये मार्केट कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। लोअर लेवल पर मार्केट में सपोर्ट भी आ रहा है। और कल देखिए आप, कल मार्केट डे लो पर बंद हुआ लेकिन आज डे लो से अच्छा खासा सपोर्ट आया। दिक्कत क्या है इस मार्केट में, FIs लगातार शॉर्ट कर रहे हैं और जब तक वो लगातार शॉर्ट करते रहेंगे, इस तरीके से सेल करते रहेंगे, किसी रैली का टिकना थोड़ा मुश्किल है। जब तक वो रहेगा तब तक रैली टिकेगी नहीं बेसिकली। अब देखिए निफ्टी पर अब क्या रणनीति है।
आज का लो और आज का हाई बेसिकली ये आपके लिए एक रेंज बन गई है। 24,600 से 24,650 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आप 24,800 से 850 का रेजिस्टेंस कर लीजिए। आज का हाई 24,832 है, तो 24,600 650 पर सपोर्ट है, 24,800 से 850 ये बेसिकली निफ्टी पर अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। और अगेन आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स यहाँ पर ढूंढनी होंगी। इसको हटा दीजिए प्लीज़। अब बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 53,500 पर ऑब्वियसली आपके पास एक सपोर्ट है और उसके अलावा 54,500 यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है। अभी थोड़ी सी रेंज बड़ी है भले ही, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेड एक ही है, जहाँ पर भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर आप बेचें। लेकिन आज अगेन बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को बचाया, उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं हम। तो मिक्स बैग है मार्केट, लेकिन जो भी है अभी कॉन्फिडेंस की कमी है मार्केट में इस समय क्लियरली। तो या तो आप शायद 24,850 के ऊपर जाके बंद हो जाएं 2-3 दिन, या आप 24,400 तोड़ दें, तब वो रेंज टूटेगी। तब तक इसी रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। वीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। एक प्रॉमिसिंग है और एक थोड़ा सा स्केप्टिकल है, बट है। मैं नायका का जिक्र करूंगा अनुज। नायका में कोई भी अगर आप देखें कमी नहीं है स्टैट्स में, और रोज़ ब रोज़ ये इम्प्रूव ही हो रहे हैं। FSN ई-कॉमर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एट 243.60 एग्जैक्टली ये प्राइस क्या है। ये कल का स्विंग हाई, ये मार्केट में करीब 200-250 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था, ये FSN ई-कॉमर्स का एग्जैक्टली उसी टाइम का हाई था जिसको इसने बाइसेक्ट कर दिया है। लेट अस अब ओवाई रखिएगा प्लीज़ ज़रा। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, और मैं कल से ही विटनेस कर रहा हूँ कि इनफैक्ट 3 दिन से इसकी 230 के पुट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, 230 की पुट में। तो नायका अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी कायम रखता हुआ आज भी 0.91% बिल्डअप है यहाँ पे। और एक क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कन्विक्शन जुटा नहीं पाया किसी स्टॉक पे, तो मैं सिर्फ एस्ट्रल का रखूँगा यहाँ पे अनुज जिक्र। 1448 पे ट्रेड करता हुआ लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे, नायका को हमने पिक किया हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे, इसको मैं पिक कर रहा हूँ लोअर जोन्स पे। एस्ट्रल पॉलीकैब के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब एक वो जो डिफरेंशियल था ना इस स्पेस में 2 स्टॉक्स में, वो काफ़ी बड़ा हो गया था। आज अपने 100 EMA को पार करता हुआ स्ट्रॉन्ग बाइंग, 6% का OI बिल्डअप और 4 लाख शेयरों का इजाफा। तो मेरे को जो 2 स्टॉक्स इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं वो है एक नायका स्ट्रॉन्ग और एस्ट्रल रिवर्सल में। बट अनुज, आज वो जो मिड सेशन में वो हॉरर शो हुआ था निफ्टी IT का, वो कुछ खबरें इधर उधर की अगर आप देखें चल गई, कुछ थोड़ा सा बाजार ने अंदाज़ा लगा लिया गलत, लेकिन लग क्या रहा है जिस तरीके से निफ्टी IT आज कोलैप्स हुआ और जिस खबर को लेकर हुआ, थोड़ा सा इस पर अब व्यू क्या बन रहा है IT पर? क्योंकि अभी उस खबर स्किल लग रहा है आपको ये उस खबर का तो डिनायल आ गया था वीरू। मैं बताता हूँ अब आपको। मैं क्योंकि बात कर रहा था, हमारी जो IT ट्रैक करती हैं सेक्टर रीमा से बात कर रहा था मैं, तो एक जो चीज़ निकल कर आई आज IT शेयरों में क्यों गिरावट आई, उसका एक कारण रहा एंडावा करके कंपनी है, वो UK बेस्ड कंपनी है, उसके नतीजों के बाद सेंटिमेंट बिगड़ा। अच्छा, नतीजे अच्छे थे लेकिन एंडावा का स्टॉक 30% नीचे आया। जी हाँ, 30% एंडावा का स्टॉक गिरा क्योंकि एंडावा ने गाइडेंस ख़राब दी। उन्होंने कहा है कि आगे उनके लिए काफ़ी हेजी लग रहा है क्योंकि कंपनियां क्या कर रही हैं, AI उनके लिए बहुत बड़ा टूल बनता जा रहा है। अब 3 महीने पहले उनको लग रहा था कि AI 10% सेविंग कर रहा है, अब 3 महीने बाद उन्हें लग रहा है कि AI तो 25% सेविंग कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि और थोड़ा वेट कर लेते हैं, AI शायद 6 महीने के बाद हमारे लिए 60% की सेविंग या 70% की सेविंग लेकर आ जाए। तो इन दैट केस कंपनियां जो हैं वो AI पे ज़्यादा खर्चा कर रही है। ये एक रीज़न है कि एंडावा का स्टॉक 30% टूटा। ये UK बेस्ड कंपनी है, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन इन्फोसिस के साथ होता है। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भारत के जो IT ट्रैक करने वाले एनालिस्ट हैं वो भी जुड़ते हैं क्योंकि इससे उन्हें डायरेक्ट एक फीडबैक मिलता है कि क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड। तो इस वजह से ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आज IT गिरा। बाकी जो दूसरा आपने बोला कि वो टैरिफ का जो सुबह न्यूज़ आई, हालांकि उसका खंडन हुआ, वो किसी का एक ओपिनियन था जिसको न्यूज़ बनाकर शायद डाल दिया गया था। लेकिन जो भी है, एक चीज़ तो है, आप एक बार ज़रा निफ्टी IT देखिए और एक बार ज़रा आप डॉलर रुपये देखिए। अब निफ्टी IT के पास आज कोई रीज़न नहीं था वैसे गिरने का, क्योंकि डॉलर रुपये लगातार गिर रहा है। आज तो चलिए ठीक है और गिर गया, 88.28 पर आ गया। US में रेट कट का चांसेस हैं, कल नैस्डैक में बड़ी रैली हुई थी। तो टेक्निकली IT चलना चाहिए था, लेकिन क्लियरली एक थोड़ा सा फियर फैक्टर तो है, प्लस ये जो एंडावा का फैक्टर आया इसकी वजह से आज हम थोड़ा सा गिरे। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, IT की तो बात हो गई, काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, कारण हमने समझ लिए, लेकिन आपने FIs का जिक्र किया, बिकवाली उनकी तरफ से रुक नहीं रही। अब
सवाल ये कि एफआईज लगातार बेच क्यों रहे हैं? या तो उनको कुछ भा नहीं रहा भारतीय बाजार में, या फिर काफ़ी प्रॉफिट में है जो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे, क्या पीछे का कारण क्या है सर? नहीं देखिए, प्रॉफिट में तो काफ़ी रहे थे, उन्होंने बेचा भी। दिक्कत क्या है कि एफआईआईज शॉर्ट करके बड़ा पैसा बना रहे हैं और वो सही पड़े हैं। बहुत समय के बाद एफआईआईज के शॉर्ट्स इस तरीके से सही पड़े। ये शॉर्ट बनने शुरू हुए थे सिस्टम में करीब करीब 25,500 के आसपास से। अगर आप निफ्टी का 6 महीने का चार्ट देखेंगे, मोर और लेस जहाँ से एफआईआईज ने शॉर्ट करना शुरू करा था, वहाँ से उन्होंने शॉर्ट करना शुरू करा है। बीच बीच में ये देखिए, वो 25,638 का एक लेवल दिख रहा है आपको, 25,500 से उन्होंने शॉर्ट करना शुरू करा था। उसके बाद से वो लगातार गिर रहे हैं। मुझे पता है कि आप मेरी एक रील को लेकर काफ़ी लोग उसको ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने एक सिर्फ सवाल पूछा है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है? क्या वाकई में कोई एक एंटी इंडिया एक इस समय लॉबी चल रही है? क्योंकि देखिए, इस तरीके की मार्केट में हर अच्छी खबरों पर मार्केट ना चले, पहले कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है पहले। लेकिन हमारी मार्केट में कोई बबल नहीं है। हमारी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि अर्निंग्स कंप्लीटली कोलैप्स कर गई हैं। अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी कम रही है, डी ग्रोथ नहीं हुई है। कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, वो थोड़ी सी भले ही कम रही हो, लेकिन एक साल पहले जो निफ्टी 26,200 पर था, 26,300 पर था आज की डेट पर, आज वो 24,700 पर है। और उस बीच में अर्निंग्स थोड़ी सी तो बढ़ी हैं, अच्छी से अच्छी खबरें आ रही हैं। जीएसटी कट, उससे पहले जीडीपी 7.8%, उससे पहले इनकम टैक्स कट, उससे पहले आरबीआई के लगातार रेट कट्स वगैरह, उसके बाद भी इस तरीके की सेलिंग हो रही है। चलिए ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर अच्छी खबर पर भागे, लेकिन कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। देखिए, ये या तो इन शॉर्ट्स को कुछ पता है या फिर ये गलत साबित होंगे, दो में से एक चीज़ होगी जो हम बार बार कह रहे थे। मैं होप करूँगा कि दूसरा वाला हिस्सा कि वो गलत साबित हो, वो टाइम बताएगा। ये फेज़ है, इसमें एफआई सेल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वापस आएगी बाइंग। और सवाल उठाना हमारा कर्तव्य और लाजमी भी, हम सवाल उठाएंगे भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत जहां पर खरीदारी आज के सत्र में होते हुए नजर आ रही है। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको ऑब्वियसली ऑटो स्पेस से दिखेंगे। शानदार रैली महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल भी अच्छा मोमेंटम आज भी कंटिन्यू कर रहा है। 2.5% ऊपर आज के सत्र में। आयशर मोटर्स 2.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इटर्नल पर काफी बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट और बिग स्टॉक्स में इसको शामिल किया गया था, 1.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 1.5% की करीब करीब खरीदारी होती हुई नजर आएगी आपको। इसके अलावा कहाँ पे और बाइंग नजर आई है, थोड़ा आप देखिए टेलीकॉम स्पेस में आज फिर से बाइंग नजर आई। इंडस्टार आपको दिखेगा 5% ऊपर, वोडाफोन आइडिया भाग गया 10% के करीब, और भारतीय एयरटेल ने जिस तरीके से इंडस्टार में अपना स्टेक बढ़ाया है, उस खबर के बाद यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। बीएससी इनके जो मार्केट शेयर की जो खबर है, इनफैक्ट शो में अगर आगे समझेंगे भी कि बीएससी क्यों भाग रहा है, 5% की तेज़ी के साथ ये कर रहा है कारोबार। केफिन में भी अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में 3.5% ऊपर है आज के सेशन में। लेकिन कहाँ पर डेंट, एफएमसीजी पैक बैकफुट पर आईटी से आपको नजर आएगा। इसके अलावा आईटी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, गिरावट टीसीएस, इन्फोसिस, साथ ही कुछ फार्मा के चुनिंदा स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। सिप्ला भी 1.5% डाउन। साथ ही एफएमसीजी पैक से वरुण बेवरेजेस दिखेगा आपको। रियल्टी स्पेस भी डाउन है, तो प्रेस्टीज स्टेट, साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम आईटी स्पेस है। टॉरेंट पार भी 2% के करीब करीब गिरावट, यहाँ पे 2.5% से लेकर 3% के करीब करीब पूरा इंडेक्स आपको गिरता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राइड देने के लिए हमारे साथ होंगे एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अमित सेठ और सोनी पटनायक जैसे। 2:15 पर ये तीन मुद्दे बताएंगे आपको। बीएससी और इंडस्टार में तेजी क्यों है, 2:20 पर ये तीन ही बताएंगे आपको। ओला इलेक्ट्रिक क्यों टूट रहा है आखिर, 2:25 पर समझेंगे। स्विगी और इटर्नल पर ब्रोकरेज क्यों बुलिश है, 2:35 पर मनीषा गुप्ता बताएंगे आपको रुपए में इतनी गिरावट आखिर क्यों आ रही है। 2:45 पर एफआईज का एक्शन कैसा रहा बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:05 पर डेली रूम चेक, 3:10 पर एनर्जी कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। फिर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको अगले हफ्ते के अहम बड़े ट्रिगर्स क्या हैं और बाजार बंद होने के बाद बाजार के सेंटिमेंट को सुधारने वाला एफएम का सबसे बड़ा इंटरव्यू। चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा लगता है ग्रीन देखकर,
स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल में एक ब्रेकआउट मिला है, माइनर ब्रेकआउट, ट्रेड करा है 1447-48 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 1432 का, करीब 1500 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1480, जोन है 1500, पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम के लिए, लेकिन 14 एक रीजनेबल टारगेट है एस्ट्रल। चलिए, एस्ट्रल प्रकाश सर की कॉल होगी 1448 पे। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, मेटल स्पेस में नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने एक पॉज देखा, कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर 206 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 218 218 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 210 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से, और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके मेटल आधा फीसदी की तेजी के साथ ये इंडेक्स कर रहा है कारोबार। नैल को पसंद आ रहा है मानस जी को, यहाँ पे खरीदारी की राय। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी जो नजर है वो भारती के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है भारती का। एक कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन के बाद आर्ली चार्ट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। तो भारतीय हम प्ले करेंगे, स्टॉप लॉस होगा करीबन 1890 का, 1890 का इनिशियली, और बाद में हम उसे ट्रेल भी कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टॉप लॉस 1890 का रखे और भारतीय बाय करें। इसका जो टारगेट है स्विंग का, वो रहेगा 1940 से 1950। ओके, चलिए आप चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है बायोकॉन में। बायोकॉन आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है, शॉर्ट कवरिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, कंफर्टेबली अपनी 200 डमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो बायोकॉन फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 360 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट यहाँ पे रहेंगे 373 और 376 के यहाँ पे, और ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी आज हमने दिया है बायोकॉन पे बाय। ओके, बायोकॉन आपका 365 पे बाय कॉल है। चलते हैं अमित जी के पास, अमित सेठ जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी, एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा आज का कॉल कल वाला ही 2 बजे वाला कॉल रहेगा, जिंदल स्टील एंड पावर। इस स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद अच्छे से अपने लेवल्स मेंटेन किए हैं। कल के सत्र में एक पॉज था और आज हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इंचअप कर रहा है। तो जिंदल स्टील एंड पावर में स्ट्रेंथ है, इसे बाय करें। 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1070 के। ओके, जिंदल स्टील ये चुना है अमित जी ने, और टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। सभी बाई साइड की ट्रेड आई है। गाबा सर ने एस्ट्रल पिक किया, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होगा। इस वक्त 1500 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 1432 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी नैल्को पर बेट लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो स्टॉक, और ये कह रहे हैं 218 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 206 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश जी ने कहा भारतीय एयरटेल, खबर भी अच्छी थी आज और स्टॉक में एक्शन। खरीदारी की राय 1950 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 1890 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें आप। सोनी जी कह रही हैं बायोकॉन उनको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय, और 376 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 360 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी ने अभी JSPL चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय और 1070 के टारगेट, 1020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अब फंडामेंटल आइडिया लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कहाँ लगाएंगे हाथ? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी को नमस्कार, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। डाउन लाने गाने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एस्ट्रल के साथ जाना चाहिए इस वक्त। एक तो ऊपर से बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, बावजूद इसके की बिजनेस बहुत अच्छा है। 2 वर्टिकल्स में काम करते हैं, प्लम्बिंग और पेंट्स एंड एडहेसिव में। प्लम्बिंग जिसमें पाइप फिटिंग, वाटर टैंक, बाथवेयर, ये सब आते हैं। CPVC रेजिन इनका मेन रॉ मटेरियल है, जिसका खुद का प्रोडक्शन ये FY 27 के दूसरे तिमाही तक चालू कर लेंगे। पहली तिमाही के नतीजे दबाव में थे क्योंकि PVC के प्राइसेस बहुत नीचे थे, बट अब सेकेंड क्वार्टर में ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि रिलेशन बढ़ गए हैं। इवन हालिया दिनों में 2-4 दिन के अंदर ही प्राइसेस स्टेबल होते हुए नजर आए, थोड़ी मजबूती भी नजर आई। पाइपिंग डिवीजन में अच्छी बढ़त देखी गई और एडहेसिव डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा के 3,87,000 कर ली 382 से, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जून तिमाही के अंत में 490 करोड़ रुपए कैश थे कंपनी के पास, तो जिन्हें आगे अधिग्रहण या एक्सपेंशन में काम में आएगा। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं और मुझे लगता है कम से कम 10% की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
ओके, एस्ट्रल राजेश अग्रवाल जो कि पिक शानदार रैली, और वीरेंद्र जी ने पिक किया गावस्कर को भी अच्छा लग रहा है, राजेश जी को भी अच्छा लग रहा है। एस्ट्रल डीज हाई पर कर रहा है कारोबार, 1450 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आज जिस पैक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है वो ऑटोज़, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं ऑटो स्पेस को लेकर। जीएसटी कटौती का सबसे बड़ा फ़ायदा ऑटोज़ को नज़र आएगा, इस पर भी ऑटो को मिलेगा फ़ायदा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। दरअसल बीएससी देखें आप तो शानदार रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। 4% अप डेज हाई पर, इनफैक्ट अब तो 5.5% अप हो गया। 2340 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। साथ ही इंडस स्टार का शेयर टॉप गेनर्स में शामिल, बात भी कर रही थी मैं इस पर। लेकिन सवाल ये कि दोनों स्टॉक आज क्यों भाग रहे हैं, क्या है कारण, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, इंडस स्टार और बीएससी दोनों ही आज का हीरो ऑफ द डे। जी, दोनों ही हीरो बन गए हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें बीएससी की, तो सुबह से ही स्टॉक में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली बीएससी की बात करें तो जिस तरीके से थर्सडे की एक्सपायरी हुई है उसमें वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया हुए हैं। पिछले पीरियड से आप कंपेयर करें वीक ऑन वीक बेसिस पे, या आप कंपेयर करें एनएससी के मंडे और ट्यूसडे के एवरेज वॉल्यूम्स को वर्सेस वेडनेसडे और थर्सडे की बीएससी वॉल्यूम्स को, तो आपको दिखेगा एक स्पाइक आया है। इनफैक्ट इस वीक में अगर आप देखें, एबरेशन ज़रूर होगा, लेकिन इस वीक की अगर आप बात करें तो बीएससी का मार्केट शेयर 31% तक हो गया है, जबकि पिछले वीक तक ये 25-27% के बीच में रहता था। तो गुरुवार को जो एक्सपायरी चेंज हुई है, जो कि अब बीएससी करेगी और एनएससी मंगलवार को करेगी, पहला हफ्ता था जहाँ वॉल्यूम्स पे कोई असर नहीं देखने को मिला, तो ब्रोकरेज थोड़े बहुत जो हैं अपने एस्टिमेट्स को फिर से एक बार रिवर्क कर रहे हैं, और शायद लग रहा है कि कोई बड़ा इम्पैक्ट यहाँ आएगा नहीं। और इसी के चलते स्टॉक में आज 5% की तेज़ी आप देख रहे हैं। और जो ऑप्शन वैल्यू है, टर्नओवर वैल्यू जो है, वो अब 55,000 करोड़ के आसपास हो गया, जो पिछले वीक क्यूमुलेटिवली लगभग 42,000 करोड़ के आसपास था। अगर हम बात करें इंडस टावर की, तो यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। अफ्रीका की न्यूज़ आने के पहले जो एक्सचेंज पे डिस्क्लोजर अवेलेबल है एनएससी पे, जो ऑटो डिस्क्लोजर होते हैं, इसमें यह पता चल रहा है कि करीब 70 लाख शेयर्स भारतीय एयरटेल ने ओपन मार्केट से खरीदे इंडस टावर में, और 50% से हिस्सेदारी बढ़ा के 50.26% कर दी है। और भारतीय एयरटेल प्रमोटर है, और कहीं ना कहीं इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के बाद इंडस टावर के शेयर में 5% की तेज़ी। और सबसे पहले ये न्यूज़ आपने सीएनबीसी आवाज़ पे देखी। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ही स्टॉक्स को आपने एनालाइज किया। और बीएससी जिस प्रकार के वॉल्यूम्स थर्सडे की एक्सपायरी के दिन रहे, वो आज, और आई थिंक उस रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया था उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव। अनुज जी, एक कहा जाता है केस, देखिए आपके मेरे दिल में, सबके दिल में गुरुवार ही है। हम तो 20 साल से गुरुवार देख रहे थे। नेवर चेंज योर विनिंग कॉम्बिनेशन, है ना। एनएससी के लिए वही कहना पड़ेगा आज, है। देखिए वीरू, पता क्या हो जाता है, कई बार थोड़ा सा बाई चांस की बात है कि थर्सडे थोड़े से समीकरण भी ऐसे बैठे थे। जरूरी नहीं है कि हर थर्सडे होगा, आगे जाते हुए मंगलवार को भी ऐसे समीकरण बैठ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो है कि जो लोगों को डर था कि बीएससी के वॉल्यूम एकदम कम हो जाएंगे वो एक्सपायरी शिफ्ट होने से, वो नहीं हुआ। बीएससी में डर अब एक ही है, बीएससी में डर एक ही है कि वो जो उस दिन सेबी चेयरमैन ने कहा था कि हम कंसल्टेशन लेकर आएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि वीकली एक्सपायरी को कैसे वो करना है। तो उसमें उसके बाद जब नीलेश भाई आए थे, उन्होंने जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी, तो क्या ये वाकई में डिस्कस हो रही है एक प्रपोजल कि वीकली एक्सपायरी भी रहे, मंथली एक्सपायरी भी रहे। बस ये है कि वीकली मंथली जो हेज फंड्स हैं बड़े बड़े, उन्हें बोला जाए आप सिर्फ मंथली में काम करिए। वैसे भी आप डीआईएस को भी या म्यूचुअल फंड को भी तो कहाँ इंट्राडे में करने देते हैं सौदे एफएनओ में। तो हो सकता है कि ये हेज फंड को भी बोल दिया जाए कि आप वीकली एक्सपायरीज आपके लिए नहीं है, आपको हेज करना है, आपको जो मर्जी करना है, आपको प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है, आप मंथली के थ्रू करिए, वीकली मत करिए। ये चीज़ हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो वो फिर विन विन होगा। लेकिन ये चीज़ एक क्लियर हो गई कि जो एक ये था कि सिर्फ एक्सपायरी का डेट चेंज होने की वजह से देखिए, हाँ, अब ये कोई वो थोड़ा ना है कि मैं मंगलवार को अंडा नहीं खाता हूँ और थर्सडे को खा लेता हूँ। ये तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं। जिसको ट्रेडिंग करनी है उसने मंगलवार को भी ट्रेडिंग करनी है, उसने थर्सडे को भी ट्रेडिंग करनी है ना। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से शायद इस वजह से, और वो रिपोर्ट जो है वो सही कह रही है ना, टर्नओवर बढ़ा है, मतलब फैक्चुअल डेटा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन और स्टॉक भी तो गिर गया था, 3,000 वाला स्टॉक गिर के 2100-2200 पे आ गया था, वो भी एक कारण था। बिल्कुल 200 EMA टेस्ट किया था इसने, वो भी एक कारण था, नो डाउट अबाउट दैट। अलाइनमेंट इसका कुछ अगर आप देखें वैसा ही था। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक क्या है बीएससी पे या फिर इस पूरी क्लास पे, जो कि काफ़ी हद तक वीकली एक्सपायरीज उनके अस्तित्व पे निर्भर करता है, उनका बहुत
निकट भविष्य जो है, और उसमें आप बीएससी को कहाँ रखेंगे? और जिस प्रकार की इस गुरुवार के वॉल्यूम्स रहे एक्सपायरी के दिन, आपका टेक क्या है? इन क्लास ऑफ स्टॉक्स में से आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त? वीरू जी, मैं आपको बता दूं कि आवाज पे ही 500 रुपए से मैं बीएससी लगातार देता आ रहा हूँ, जो ऊपर 8,000 बिका और अब बोनस एडजस्ट होकर के 3,000 तक बिक के आया। और हम आज भी बहुत बुलिश हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जेन स्ट्रीट के बाद ये हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी के बाद वो हो जाएगा। लेकिन कल पहली बार सेंसेक्स की बृहस्पतिवार की एक्सपायरी हुई और हमने देखा वॉल्यूम बढ़ते हुए। अभी यतिन बता रहे थे 31% के आसपास का मार्केट शेयर अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि छोटी अवधि में खबरों के चलते, वॉल्यूम के चलते उतार चढ़ाव आए, बट लंबी अवधि में ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, फिर वो चाहे बीएसई हो, एनएसई जब भी लिस्ट हो, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये रहने वाले हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट फ्लोरिश कर रहा है। आप देखो जिस तरीका से रिटेल निवेशक कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिस तरीका से डीमैट अकाउंट में बढ़त हो रही है, जिस तरीका से एसआईपी इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, और आईपीओस की लाइन आप देखो, हर हफ्ते 8-10 आईपीओ आते हैं, भले वो मेन बोर्ड में हो या एसएमई में हो। सेकेंड हाफ एफवाई 26 का आईपीओ के बहुत तगड़ा माना जा रहा है, बड़े बड़े आईपीओ लाइनअप है। पहली तिमाही में बीएसई के नतीजे पे नजर डालें तो 104% के आसपास की बॉटम लाइन में जंप थी। सीडीएसएल में 15% की इनकी हिस्सेदारी है। आईएनएक्स स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉर म्यूचुअल फंड जो कि इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, उसमें लाइन शेयर है, करीब 90% का मार्केट शेयर उसमें है। कैश कंपनी में करीब 2,000 करोड़ के आसपास का पड़ा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है। छोटी अवधि में न्यूज फ्लो के कारण से, एफएनओ में होने के कारण से उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट लंबी अवधि में ये हमारी खरीदारी की राय रहेगी। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय रहेगी बीएससी में। चलिए, ये होगी राजेश जी की पिक। अब बिल्कुल राजेश जी चैनल पर काफ़ी समय से बीएससी की बात कर रहे हैं। एक और स्टॉक की बात करते हैं। आज जहां रैली फुस हुई, ओला इलेक्ट्रिक, एक बार जरा लेकर आइए। और आज ओला, इसका यकीन आज गोला हो गया बिल्कुल। क्या हुआ? 7% गिर गया स्टॉक। तो अगर आप एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो ओला तो शोला था, 50% की यहाँ मुंह देखने को मिली थी। आज आप उसको शोला कह दीजिए, गोला कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, स्टॉक में प्रेशर ज़रूर है। येस्टरडे भी स्टॉक 4-5% नीचे था और आज भी स्टॉक 10% नीचे है। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे अहम जो मार्केट को कंसर्निंग लग रहा है वो है सॉफ्ट बैंक का हिस्सा बिकना। जो ये सॉफ्ट बैंक है, इसके जो एक्सचेंज डिस्क्लोजर आए हैं, इनके पास 18% से थोड़े कम शेयर्स थे और इन्होंने पिछले थोड़े महीनों में इसको घटा के 15.5% कर दिए, यानी 2-2.5% शेयर्स इन्होंने ओपन मार्केट में बेची है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, येस्टरडे एक्सचेंज पे एक सर्कुलर आया जहां ओला अब T2T सेगमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया बहुत सेबी का नया सिंपल है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है और इतना बड़ा मुंह आ जाए मंथली बेसिस पे, तो इसको रिव्यू किया जाता है और सर्वेलेंस के हिसाब से इसको T2T में डाला गया है। 5% का सर्किट लिमिट रहेगा और 9 सितंबर से ये T2T सेगमेंट में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी कम होती है, तो ज़्यादा करके जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। बिल्कुल। चलिए, तो ये इस समय ओला, आप ध्यान रखिएगा, एक महीने में काफ़ी चला था ये स्टॉक और उसके बाद इस तरीके की गिरावट आई यहाँ पर 60.22 इस समय। शुक्रिया यतिन। राजेश अग्रवाल जी, ये ओला, शोला या गोला, क्या व्यू रहेगा इस पर? गोला ही रहेगा। मुझे तो आश्चर्य था कि पिछले 8-10 दिन में ये जो चाल आई वो आई क्यों, क्योंकि अगर आप देखें लगातार लॉस मेकिंग, क्वालिटी कंसर्न्स, कई बार नेगेटिव न्यूज में रहता है। हाँ, मैनेजमेंट ने कहा है कि लॉसेस कम होंगे, स्टोर्स बढ़ाएंगे, नए लॉन्चेस करेंगे, बट वो करेंगे वाली बात है, कब होगा पता नहीं। आज की डेट में हर क्वार्टर में लंबे लॉस आते हैं और आज जबकि आपके पास ऑटो में बेहतर से बेहतर कंपनी उपलब्ध है, तो क्यों ओला में लगाएं। और पहले कहा जाता था कि ईवी का प्लेयर है, आज की डेट में आप देखो तो बजाज ऑटो, चेतक के द्वारा अच्छा खासा ईवी का प्लेयर हो रहा है, टीवीएस अच्छा हो रहा है, सभी अपने ईवी मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि बेट के साथ ही जाना चाहिए। बेट यानी कि बजाज ऑटो, आयशर या टीवीएस। दैट्स माय चॉइस। बजाज ऑटो, टीवीएस, ये या आयशर मोटो, तो बेट
ये सही बोला इन्होंने, बेट आपको लेना है। वैसे राजेश सातपुते जी, इस मार्केट में भी ओला ने ट्रेड अच्छी दी थी, मुझे याद है आपकी कैश कॉल्स में थी और 2 दिन जबरदस्त मूव आए थे। ये क्या आज पूरा कंप्लीट रिवर्सल माने इसे? अनुज जी देखिए, मुझे याद है हमने ओला की को रिकमेंडेशन दिया था जब ये 50 के आसपास था, 58 का टारगेट और 70 का पोजीशनल। मुझे लगता है कि अनुज जी यहाँ पे टेक्निकली अगर आप इसे डेली चार्ट पे रखते हो तो 58 के आसपास इसका 200 डीएमए है। ऑब्वियसली काउंटर इतना अच्छा चला है तो प्रोबेबली 58 के आसपास एक बार के लिए सपोर्ट लेगा और फिर से ये अपनी ताकत या स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। लेकिन 58 के ऊपर अगर मिले और फिर से एक स्विंग ट्रेड मिले तो डेफिनेटली प्ले करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओला इलेक्ट्रिक पर ये टेक्निकल कॉल और फंडामेंटली भी हमने राय समझी। और ऑटो स्पेस की हम बात भी करें तो शानदार तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक बार चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। कल 6.5% अप था, आज के सेशन में भी आप देखें तो 2.5% की बढ़ोतरी के साथ कर रहा है कारोबार 3,574 के लेवल पर। इस पर भी एक टेक्निकल कॉल चाहूँगी। सोनी जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार रैली पिछले 2 सत्रों में हमें देखने को मिल रही है। जीएसटी कटौती के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या लग रहा है इन लेवल्स पर चेज करना चाहिए अभी फिलहाल? श्रेया जी, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इनफैक्ट एमएनएम एक आई फील कि एफएनओ स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक है जो कि डाउन मार्केट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है और यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। ब्रेकआउट अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 3450 के ऊपर आया है, तो कहीं ना कहीं वो लेवल अभी एक सपोर्ट बनते जा रहा है। पोजिशनली मुझे टुवर्ड्स 3700 नजर आ रहा है, बट अगर डिक्लाइंस पे आप ऐड कर सकते हैं टुवर्ड्स 3500 लेवल्स, तो वहां पे थोड़ा बेटर लेवल रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे बैलेंस रहेगा। सो टुवर्ड्स 3700 प्लस लेवल्स के टारगेट्स यहाँ पे आप नजर डाल सकते हैं। अच्छा, 3574 पे ये हो गया, ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक का। मैं सुबह जिक्र कर रहा था आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक में ये 274.40 का प्राइस। डायरेक्टर साहब जरा 270 की पुट लेके आइएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये इसका प्राइस है 21 फरवरी 2024 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। इनफैक्ट पहले अनुज याद है, ये शायद आपने भी पहले पिक किया था, मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ। मैं वीकली चार्ट्स पे इसके बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर्स अनुज, और मेरे ख्याल से इस दौर में जब बैंक निफ्टी बहुत चैलेंजिंग फेज में रहा, नॉट अ सिंगल स्टॉक इन बैंक निफ्टी जिसने परफॉर्म किया, इसने एक बहुत लंबा सफर तय किया। क्या ये कुछ री रेटिंग केस है क्या? बिल्कुल, देखिए इसका कारण रहा, इसका कारण ये रहा क्योंकि इसमें री रेटिंग की शुरुआत हुई थी जब येस बैंक वाली डील आई थी। क्योंकि जो येस बैंक वाली डील थी उसके लिए थोड़ा सा आरबीआई के रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि एक फॉरेन बैंक को, सुमितोमो को येस बैंक दिया गया, उसके बाद से मार्केट को एक लग रहा है कि देखिए आरबीएल बैंक में भी कोई प्रमोटर नहीं है, 0% प्रमोटर होल्डिंग है, सारा का सारा इंस्टीट्यूशन ओन्ड बैंक है ये। तो इन बैंक्स में हमेशा ये एक ट्रिगर रहता है। एक समय था जब इसके बोर्ड पर आरबीआई ने अपना खुद का नॉमिनी बिठा दिया था क्योंकि उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इनके नंबर्स पर। उसके बाद फिर उस मेंबर को वापस बुलाया गया और तब से ये बैंक ने परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दिखाई है। इसका आईपीओ आया था, उसके बाद ये 750 तक स्टॉक गया था। ये तब की बात है जब आई थिंक प्री कोविड बात है, ये 2018 के करीब की, 17-18 के करीब की बात है। उसके बाद ये स्टॉक गिरा था, 99 रुपीज़ तक आया था। आई थिंक 99, 5 साल का अगर इसका चार्ट देखेंगे, हाँ 99 से भी नीचे आ गया था, डबल डिजिट स्टॉक बन गया था ये। उसके बाद इसमें फिर एक रिकवरी हुई, क्यूआईपी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला, 340 तक गया था ये क्यूआईपी इन्वेस्टर के पैसा डालने के बाद। उसके बाद वापस ये स्टॉक गिरा और फिर 180 तक गया था। उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस जगाया कि शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वो डील होगी। दिक्कत पता है क्या है इसके साथ, ये हर सीरीज़ के दूसरे या तीसरे दिन मैक्सिमम बैन में आ जाता है और उसके बाद पूरी सीरीज़ ये बैन में रहता है उसके बाद। तो इस पर क्या होगा, इस पर कोई रिटेल जो है ना वो ढंग की ट्रेड नहीं ले पाएगा, एफएनओ में खास तौर से, क्योंकि आप एवरेज नहीं कर पाएंगे, हेज नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक इशू आ जाता है इस स्टॉक में। अदरवाइज मोमेंटम वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है ये। जी हाँ, मोमेंटम वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है, लेकिन याद रखिएगा हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे सिंस ये बैन में है। लेकिन ये स्टॉक क्योंकि अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर रहा था तो मैं इस पर बात कर रहा था। एस्ट्रल मीनवाइल जो इस पैनल ने सबसे ज़्यादा पिक किया था, प्रकाश सर की ट्रेड थी, अजय जी की भी ट्रेड थी, ये अच्छा करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि डे हाई स्ट्राइक कर रहे हैं, ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा जो स्टॉक्स डे हाई पर आ रहे हैं, कि बीएससी तो है ही, आरबीएल का जिक्र हो गया, वोल्टास भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई पे आता हुआ। वोल्टास कल एक बहुत बड़े मूव के बाद प्रॉफिट्स
कैश में कन्वर्ट हुए एक बड़ी खबर पे, बट आज एक रियलिस्टिक मूव दे रहा है। राजेश अग्रवाल जी, ये वाइट गुड सेगमेंट में ब्लू स्टार के पास लीडरशिप रही है, फॉलोड बाय हेवल्स, देन वोल्टास। वोल्टास में अभी भी वो करिश्माई चाल देखी नहीं गई है। आपका पिकिंग आउट वाइट गुड सेगमेंट में क्या है राजेश अग्रवाल जी? देखिए, कल जो जीएसटी का अनाउंसमेंट आया उसके बाद ये तो लगा कि व्हाइट गुड्स में थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरे पहली तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए क्योंकि इस बार जो गर्मी पड़ी वो शॉर्ट पीरियड की पड़ी, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन आगे जाते हुए मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो कंफर्ट आने लगा है इस पूरे पैक में, वहाँ कहीं न कहीं खरीदारी लौटती हुई नज़र आ रही है। खास करके अगर आप देखें तो ब्लू स्टार जैसी कंपनियों में जहाँ न केवल डोमेस्टिक बल्कि उनके विदेशी बाज़ार भी उनके हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर पैकिंग ऑर्डर की बात जो आपने करी ना उसमें रखा जाए तो मैं समझता हूँ पहले नंबर पर ब्लू स्टार रहेगा और दूसरे नंबर पर वोल्टास। ओके, ब्लू स्टार और वोल्टास, ये दो पिक्स पूरे वाइट गुड स्पेस से राजेश जी को अच्छे लग रहे हैं। और वोल्टास में अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट ब्लू स्टार भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं कविता जैन जी। कविता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? हाय, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, इस वक्त मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3530 3560। टीवीएस मोटर्स लुकिंग गुड, वेयर इज आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3450। ओके, चलिए टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ और टॉप कैश कॉल्स के लिए मानस जी, अमित जी और कविता जी। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए, तेगा इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे। आज एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो टेगा इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 2019 का लगाएंगे, टारगेट सेट करेंगे 2175 के। ओके, ठीक है। इंडस्ट्रीज 2071 पे आपका बाय कॉल है। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, हुंडई मोटर्स के साथ जाएंगे। 10 एमआ पे सपोर्ट लेके स्टॉक वापस एक अपटिक दिखा रहा है। कल जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट 10 एमआ स्टॉक ने फिर भी होल्ड किया। ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है। 2525 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 2450 का और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 2750 के। ओके, 2750 तक के टारगेट के लिए हुंडई मोटर्स अमित जी ने पिक किया। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। कविता जी, बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? तो श्रेया, लेमन ट्री होटल्स पर होगा टॉप कैश कॉल और ये एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल देखना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज काउंटर पर आता हुआ दिखा है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 205 220 वन कैन अप्रोच लेमन ट्री होटल्स और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 170 का। ओके, चलिए ये इस समय लेमन ट्री होटल्स। अब बात करते हैं डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव की। अब हम 98 काफ़ी करीब हैं, 88.27 पर। क्या है इस रिकॉर्ड गिरावट के कारण? मनीषा समझ लेते हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। आफ्टरनून, थैंक यू अनुज के लिए। और जी हाँ, रुपए में हमने नए लोज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। 88.33 का ऑल टाइम लो यहाँ पर इंडियन रुपी ने बनाया है। एशियन मार्केट्स में तो ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है ही 2025 में अब तक। लेकिन अगर आप एशिया पैसिफिक में भी देखें तो हमने लगातार यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। और रुपए ने डॉलर के समक्ष ही नहीं लेकिन चाइनीज युआन के सामने भी यहाँ पर ऑल टाइम लोज बनाए हैं। ये दोनों करेंसीज यूजली साथ साथ चलती हैं, लेकिन क्लियरली एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर रुपए में बनती हुई नजर आई है। काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। एक तो जो 50% का टैरिफ जो भारत फिलहाल यहाँ पर फेस कर रहा है, उससे सेंटिमेंट में वीकनेस आई है। जिस तरह का डिक्लाइन हमने इंडियन इक्विटीज़ में आता हुआ देखा, जो सेल ऑफ एफआईएस की तरफ से आया है, उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को लगा। और जिस तरह से बाजार ने काफ़ी इजीली यहाँ पर 88 निकाला, तो कहीं ना कहीं एक सेंस यहाँ पर ये मिल रही है कि आरबीआई शायद इन करंट लेवल से ओके है और इसीलिए मार्केट्स ने इसको थोड़ा सा और भी यहाँ पर पुश किया है। और वो जो लेटेस्ट 20-30 पैसे की गिरावट आई है वो इस वजह से भी यहाँ पर आते हुए नजर आई है। मार्केट्स ये भी सोच के चल रहे हैं कि आगे जाकर यहाँ पर किस तरह की रेट कटौती हम यूएस में बनता हुआ देखेंगे, वहाँ से भी कुछ क्यूज देखने को मिलेंगे। एंड क्लियरली एक जीएसटी का रिएक्शन तो बाजार में है ही, और इंडियन मार्केट्स आगे किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पर अप्रोच करेंगे उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर जानकार और बैंक्स यही मानते हैं कि आगे जाकर कुछ और गिरावट रुपए में देखने को मिल सकती है। अगले आने वाले 2 महीने थोड़े से वीकनेस के हो सकते हैं।
89, 89.5 जैसे लेवल्स यहाँ पर बार्कलेज ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने, इवन इंडियन जो PSU बैंक्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर कहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि बाय द टाइम FY26 यहाँ पर ख़त्म होगा, यानी कि मार्च 2026 आएगा, तो रुपया अच्छी खासी अप्रिसिएशन के साथ यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। 86 to 87 के लेवल्स आप मार्च में देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और गिरावट है और 89.5 तक के टारगेट्स नियर टर्म में यहाँ पर रुपए में दिए जा रहे हैं। ओके, शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। और रुपए में और गिरावट आ सकते फिलहाल ज़्यादातर जानकार का यही मानना है, तो यहाँ पर एक पेन पॉइंट है। कुछ स्टॉक्स देख रहे थे मैं, जो लगातार आज हम CNBC आवाज़ पर सुबह से चर्चा कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स स्पेस की। दरअसल स्विगी और इटर्नल रखी स्क्रीन पर, अच्छी खासी रैली, हालांकि इटर्नल थोड़ा हाई साइड से फिसला, फिर भी 1% के करीब करीब आपको तेज नजर आएगा। स्विगी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सेशन में नजर आ रही है। डेज हाई पर बिग स्टॉक्स में इसका जिक्र किया गया था। सटीक एनालिसिस और मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 520 तक के टारगेट स्विगी के लिए और 450 तक के टारगेट, 420 तक के टारगेट इटर्नल के लिए, तो करीब करीब 18% स्विगी में अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, और इटर्नल पर भी लगभग आप देखेंगे तो 27% का गजब का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। वो सब कुछ अच्छा लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए मजबूत फूड डिलीवरी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, और फूड डिलीवरी ग्रोथ लगभग आप 21 से 23% रहने की उम्मीद है, और एडजस्टेड एबिटा में भी फूड डिलीवरी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो तमाम चीज़ें हैं जो दोनों स्टॉक्स को अट्रैक्टिव बना रही हैं। इस पर एक टेक लेना चाहूँगी राजेश अग्रवाल जी से। काफ़ी बार राजेश जी मैंने आपसे पूछा होगा ये कि इटर्नल वर्सेस स्विगी में आप किसे चुनते हैं, कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है। आज डेज हाई पर जहां स्विगी और इटर्नल भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपका झुकाव किस तरफ? सर जी, मैंने पहले भी कहा है कि दोनों ऐप खोलिए, जहां ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहां से खाना मंगाइए और खुश रहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दोनों में ही नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो जो नतीजे आए पिछले तिमाही के और उससे भी पिछले तिमाही के, तो वो एक चीज दिखा रहे हैं कि क्विक कॉमर्स जो है अब फूड डिलीवरी से बड़ा होता जा रहा है। 243 नए डार्क स्टोर्स इन्होंने Q1 में खोले, और लगातार ऐसी बातें आ रही है कि Q2 टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ये और भी नए डार्क स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हैं, करीब करीब 2000 डार्क स्टोर्स, जिसके कारण से नंबर्स दबाव में रहने वाले हैं, नो डाउट ऑन दैट। वैल्यूएशन की अगर बात करेंगे तो 125-130 के पीई पे मुझे ये कहीं से भी कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो इस वक्त तो मैं दोनों को ही अवॉइड की बात कर रहा हूँ। ओके, दोनों को ही अवॉइड की राय दे रहे हैं। आज दोनों स्टॉक्स बिग स्टॉक्स में, जैसे श्रेया ने बताया, हमने डिस्कस करे श्रेया, और एक अच्छी चीज़ रही कि दोनों में स्क्रीन पर रैली प्ले आउट हुई। जब वो स्क्रीन पर रैली प्ले आउट हुई तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे व्यूअर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कोई, अगर आपको पता है कि कोई स्टॉक ऊपर चलेगा और अगर आप उसको दें और वो फिर वो खुले ही सीधा उस 5% ऊपर, फिर आपके अपने मन में संतुष्टि के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ देखिए एक स्टॉक बोला था टारगेट पे पहुंच गया, लेकिन अगर उसमें किसी ने कमाया नहीं तो क्या फ़ायदा है। कोई कमाएगा तभी जब वो स्टॉक इंट्राडे में रैली दिखाएगा, वरना कोई नहीं कमाएगा, वरना कोई उसका मतलब नहीं है अगर गैप अप ही हो जाएगा तो। खैर एनीवे, अब निफ्टी देखिए एक बार ज़रा वापस इंट्राडे का चार्ट लेकर आइए। ये मार्केट जो है एकदम जलेबी की तरह, और अब इस समय फिर रेड में आता हुआ, हालांकि मिड कैप अभी भी ठीक ठाक कर रहा है। इसके अलावा आज शेयर मार्केट थीम अच्छी चली। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक एक नेक्स्ट लेवल मोमेंटम में है, आज भी 2.5% ऊपर, कल भी अच्छे से चला ये स्टॉक, और इस पर अब क्या भी रहेगा राजेश अग्रवाल जी, 5 उंगलियां घी में महिंद्रा की। बिल्कुल, जो नए लॉन्चेस किए गए हैं पैसेंजर व्हीकल में, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जीएसटी कट के बाद ट्रैक्टर डिवीजन से भी बहुत अच्छी उम्मीदें बनकर आ रही हैं। हालांकि बहुत ऊंचे के लेवल्स पे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, फिर भी मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा पिक साबित हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म की मैं कह नहीं सकता, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इसमें दमखम बाकी है, मैं समझता हूँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए लॉन्ग टर्म अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। मानस जी हैं हमारे साथ, कविता जी और अमित जी। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए, प्रेस्टीज स्टेट पे खरीदारी पे कब पुट ऑप्शन खरीदना है, माफ करिएगा,
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो इसका पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है। इसके जो प्राइस है वो चल रहे हैं 44 रुपीज। 1500 वाला पुट ऑप्शन, 1500 वाला पुट ऑप्शन लेंगे, 45 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 34 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 65 रुपीज सेट करना है। ओके, महाराज जी का प्रेस्टीज इसका 1500 का पुट यहाँ मंदी खेल रहे हैं। कविता जी, आपका ऑप्शन ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, वोल्टास पर आप 1440 के कॉल को अप्रोच कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 29 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3640 के लिए आप वोल्टास का 1440 का कॉल अप्रोच करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 22 का। ओके, वोल्टास का 1440 का आपको कॉल ऑप्शन लेना है। ये कविता जी की पिक हुई। अमित जी, आपका क्या होगा धमाकेदार ऑप्शन? जी शेर जी, अगर हम ग्लेनमा का चार्ट कंसिडर करें तो यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल देख रहे हैं 50 डेमा से। स्टॉक ने नैरो रेंज कंसोलिडेशन किया था ऑन 50 डेमा, 2 सत्र पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा और आज एक फॉलो मूव यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ग्लेनमा का 2050 का कॉल ऑप्शन करंटली ट्रेड कर रहा है लगभग 60 रुपीज पे। इसे बाय करें, 40 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 100 रुपीज के रहेंगे। ओके, तीनों ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। ग्लेनमार्क सुबह से अगर आप देखें ट्रेड से परसिस्ट कर रहा है लॉन्ग ट्रेड्स में। अच्छा, मैं थोड़े से अब इन ट्रेड्स के बाद रिवर्सल खोजते हैं। मान लीजिए कि बाजार अगले हफ्ते चला, स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, कौन कौन सी पॉकेट्स हैं या फिर स्टॉक्स हैं जो रिवर्सल दे सकते हैं? सोनी जी, एक बार देखिएगा आप पीएनबी हाउसिंग, मेरे ख्याल से नहीं वो है नहीं, बात करते हैं ये अमित जी से। अमित जी, 794 10 डेमा को क्रॉस कर रहा है, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 20 डे, एक बेस क्रिएट करने की कोशिश करता हुआ। और ये बेस सिर्फ रीसेंट बेस नहीं है, ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो जून 2024 से लेकर अब तक का बेस है। एक कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए या फिर एक एवरेज आउट करने के लिए पीएनबी हाउसिंग में ये कितना अच्छा मौका है या फिर लेवल है? जी वीरेंद्र जी, अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो एग्जैक्टली वीकली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट स्टॉक का 750 के आसपास आता है। स्टॉक ने वहीं से एक रिवर्सल दिखाया। प्राइस और आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है विच इंडिकेट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20 डेमा लगभग 807 के आसपास आता है। उसके ऊपर निकलेगा तो हम शायद और स्ट्रेंथ देखेंगे, लेकिन इन द मीनवाइल एक नियर टर्म रिवर्सल कैंडिडेट जरूर है। 780 का यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारे इनिशियल टारगेट्स 810 रुपीज के रहेंगे। चलिए, चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड, कविता जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और राजेश अग्रवाल जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। सब मानस से शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए डीवीज लैब के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। डीवीज लैब अगर आप देखें तो आप अपने 200 मूविंग एवरेज नीचे फिसल गया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। तो डीवीज लैब का 6000 वाला पुट ऑप्शन जो 112 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे 84 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और 165 की टारगेट आपको सेट करके चलते हैं। ओके, सस्ता ऑप्शन के लिए डिविस लैब का पुट ऑप्शन लेने को कहा गया है मानस जी की तरफ से। उनको लग रहा है कि यहाँ पे और बिकवाली बढ़ सकती है। राजेश सातपुते जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपकी पिक क्या होगी? श्रेया, देखिए मेरी पिक रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में मुझे लगता है कि रिवर्सल आ रहा है। इस पे बेसिकली आप अगर अर्ली चार्ट देखो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन ऐसे मार्केट में अगर सपोर्ट आ रहा है तो रिलायंस से ही आ रहा है, तो आई वुड लाइक टू बेट ऑन रिलायंस। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1355 का, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो 1400 को चैलेंज करेगा, इनिशियली 1400 1410 ये इसका रेंज होगा। तो 1410 इसका टारगेट लेके काम करिए इनिशियली रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अच्छा, रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग है, ओआई शेयर प्राइस अप, तो एक क्लियरली शॉर्ट कवरिंग का फेज यहाँ पे आता हुआ। चलते हैं कविता जी के पास, आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? सो चोला फाइनेंस पर होगा। यहाँ अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को सरपास करके काउंटर अभी मूव कर रहा है। इवन अपना प्रीवियस डे का हाई भी निकालते हुए है काउंटर। तो द प्राइस मूव ऑफ 1520 आप चोला इन्वेस्ट पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 1500-1520 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1470 का। ओके, चलिए, चोला हो गई एक ट्रेड। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। राजेश, ये बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हुंडई के साथ जाना चाहूंगा।
एसयूवी में लीडरशिप पोजीशन है, मार्जिन्स अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, एक्सपोर्ट मार्केट पर बहुत जोरों से टारगेट किया जा रहा है और बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। इन्होंने जनरल मोटर्स का तालेगांव का प्लांट ले लिया, जहां से जिस कारण से इनकी 8 लाख की कैपेसिटी आने वाले दिनों में 10.7 लाख तक की हो जाएगी। 32,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स है, जो कि पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल से होगा। और क्रेटा की ईवी लॉन्च की पहली तिमाही के नतीजे बहुत स्टेबल आए, डिस्पाइट की अच्छा खासा डिस्काउंट दिया गया था और FY 30 तक 26 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रही है। वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, हुंडई मोटर्स 25 पे कॉल ट्रेड करता हुआ, ये इसके करियर का हाई है। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने। पहला ट्रेड से मान्य जी के सौजन्य से उन्होंने पुट पिक की, ये दिवीज लैब की 6000 की पुट ऑप्शन 118 पे ट्रेड करती हुई। उसके बाद अगला ट्रेड आया आज का एफएस सुपरस्टार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पिक किया राजेश सतपथी जी ने। तीसरा ट्रेड रहा कविता जी के सौजन्य से आज का चार्ट का चमत्कार चोला इन्वेस्ट और आखिरी कॉल रही हुंडई मोटर्स अभी राजेश अग्रवाल साहब की। 4 ट्रेड्स ये हो गए। निफ्टी अब कुल मिला के अगर आप देखें तो एक रेंज में रहने के बाद शायद रेंज के ठीक मिड भाग की तरफ ट्रेड करता हुआ, प्रोसीड करता हुआ शायद इसी की तरफ क्लोजिंग के लिए जाए। और बैंक निफ्टी ने जो अपना लॉस्ट ग्राउंड था, लॉस्ट ग्राउंड शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 54,000 की ट्रेजेक्ट्री को जाते जाते ये रीगेन कर रहा है, जहाँ पे अब मंथली बेसिस पे जो पुट राइटर्स हैं वो सितंबर के थोड़े से उनके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोलैप्स क्या क्या हुआ और नई अगर आप देखें जो वीकनेस कहाँ कहाँ पे है, ज़रा एक बार लेके आइएगा आप TCS, फिर लेके आइए आप कोफोर्ज आपको याद होगा हम कल भी शॉर्ट की बात कर रहे थे, वीकनेस की बात कर रहे थे, डाउनसाइड को प्ले करने की बात कर रहे थे और कोफोर्ज ने उस क्रम में आज अपने 200 डेमा को छू लिया। ये आपकी स्कैनिंग क्या कहती है राजेश सतपुते जी? अभी सिंस आप कभी कभी IT में रिवर्सल भी खेलते हैं, शॉर्ट भी खेलते हैं, प्राइस डैमेज तो आज इन्फोसिस में हुआ, बट अगर शॉर्ट का व्यू लेना हो किसी लॉन्ग के अगेंस्ट, मतलब कोई हेज पोजीशन या फिर नेकेड शॉर्ट भी करना हो, तो IT में कौन सा प्रिफर्ड स्टॉक है इस वक्त? विनीत जी देखिए, अगर IT में एक शॉर्ट देखना है तो वीकनेस आप देखिए थोड़ा सा मुझे टेक महिंद्रा में ज्यादा लगता है। टेक महिंद्रा क्यों? क्योंकि इसका जो हम जो क्लस्टर देखते हैं ना, रेजिस्टेंस देखते हैं, मूविंग एवरेजेस देखते हैं, तो इसके जो करंट प्राइस है इसके ऊपर ही आता है सब कुछ। तो यानी हम हर रैली पे देख रहे हैं टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो अगर शॉर्ट लेना है तो टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा प्रोबेबली करंट लेवल से 40-50 रुपए का एक डिप भी दे सकता है। तो आई थिंक शॉर्ट लेना है देन टेक महिंद्रा। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 1500 के आसपास होगा। जो कोफोर्ज की बात की विनय जी, इसको मैंने थोड़ा सा क्यों साइडलाइन किया, क्योंकि इसमें 1640 के आसपास इसका 200 DMA है। 1644 का आज का लो है, तो एग्जैक्टली इसने अपने लो के आसपास से 200 DMA का सपोर्ट लेके इसमें एक पॉज मिला, तो इसलिए शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि ये अपने 200 DMA पे खड़े हैं। ओके, फिलहाल कोफोर्ज में भी शॉर्ट नहीं करना, लेकिन टेक महिंद्रा शॉर्ट के लिए हाथ से अच्छा लग रहा है और IT स्पेस पेन में 1.5% की गिरावट फिलहाल डेज लो पर सभी स्टॉक्स आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और FIs के एक्शन की बात कर लेते हैं। लगातार चर्चा भी कर रहे हैं हम बाजार में। अगस्त में तमाम अच्छी खबरों के बावजूद आप देखें FIs की ओर से बिकवाली थमी नहीं। अब ऐसे में अगस्त में FIs ने कहाँ की खरीदारी और कहाँ ज़्यादा बिकवाली की, पूरी रिपोर्ट लेकर आई है कंचन नौटियाल। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो FI की तरफ से बिकवाली का रुझान है वो कहीं ना कहीं हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर इस टाइम पे हम बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं FIs को पसंद आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सेक्टर आपको हेडर से ही समझ में आ जाएगा कि ऑटो सेक्टर में जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर है यहाँ पे भी जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, IT सर्विसेज है, यहाँ पे जो उनका स्टांस है अभी भी नेगेटिव साइड में बना हुआ है। डायरेक्टली मैं आपके सामने वो टेबल लेके आती हूँ जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट हाफ में जो उनके सेंटिमेंट थे किस तरीके के थे और जो सेकेंड हाफ है अगस्त का वहां पे सेंटिमेंट किस तरीके के रहे हैं। सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं, यानी कि कहाँ पे इनफ्लो आया है। देखिए ऑटो एंसिलरी में करीब 5,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, जहां पे हमें फर्स्ट हाफ में नेगेटिव नंबर देखने को मिले थे, यानी कि आउटफ्लो
देखने को मिला था। इनफैक्ट केमिकल्स में भी जो उनकी खरीदारी है वो हमें डबल से ज्यादा होती हुई दिखाई दी है। कैपिटल गुड्स में जो रुझान है वो भी अच्छा खासा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, कंज्यूमर सर्विसेज की बात कर लीजिए, या फिर एफएमसीजी की बात कर लीजिए, जहां पे आपने फर्स्ट हाफ में एक भारी बिकवाली देखी थी, वहां से जो रुझान है हमें पॉजिटिव टेरिटरी में जो है जाता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे उनका जो स्टांस है वो बेयरिश किस साइड में बना हुआ है। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज दो यहां पे आंकड़ा जो यानी कि जो बिकवाली है थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन थमी नहीं है। बिकवाली का नंबर अभी भी 10,000 के करीब करीब आके खड़ा हो गया है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में भी 5,000 करोड़ की बिकवाली देखी गई है। सेकेंड हाफ में ऑयल एंड गैस में हमें अच्छा खासा एक आउटफ्लो देखने को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर भी कहीं यहां से अछूता नहीं रहा है, यहां पे भी नंबर्स जो है वो हमें लगातार इसी तरीके के देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ली जाए, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे भी जो रुझान है वो हमें जो सेंटिमेंट्स है नेगेटिव साइड में ही जाते हुए दिखाई दिए। अगर हम जिस्ट देखें तो जो बिकवाली का आंकड़ा है वो हायर साइड में है और जो खरीदारी का आंकड़ा है वो इस टाइम पे हमें लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पसंद आ रहा है सेक्टर वो है ऑटो स्पेस पर एफएमसीजी का माफी चाहिए एफआईज का बड़ा दाव और बिकवाली एफआईज की ओर से अभी फिलहाल रुकती नजर नहीं आ रही। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स मैं स्कैन कर रही थी जहां पर आज वायदा स्पेस में देखें आप तो आरवीएनएल 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है, गेनर्स में शुमार है और पिछले कुछ सत्रों से आज देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और हम डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन गाबा सर एक बार आरवीएनएल का चार्ट देखेंगे, पिछले एक साल में 45% टूटा ये स्टॉक। अब क्या यहाँ से इन स्तरों पे काफी गिरावट हो चुकी है, खरीदारी की जाए या फिर अभी भी वीक लग रहा है आपको? देखिए 100 से 600 भी तो भागा था, उसके बाद नेली हाफ हो गया, तो इट्स ओके। जो बाउंस मिला है रिसेंट लो हमने करीब 305 के आसपास, वो नॉर्मल जगह से बाउंस हुआ है, ठीक है, आज ओके लगता है। लेकिन अगर एग्रेसिव बाय है तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा, जरूरी है, वो है 325 का। फिर नेगोशिएट कीजिए अब तो 340, अगर एक 340 बार कर लेगा वी कैन से इट्स आउट ऑफ द वुड्स। लेकिन 340 तक एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन आज का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, वो है 325 का। ओके, चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो एलेक्सर एक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ेंगे। वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ एलेक्सर एक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि वो मार्केट को अब कैसे अप्रोच करेंगे। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। जीएसटी कट के बाद मार्केट में अगर आप सिर्फ एक दो सेक्टर को छोड़ दें, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला नहीं, ऐसा क्यों आपके हिसाब से, और अब क्या व्यू है आपका? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम देख रहे हैं, इट इज़ अ सेल ऑन न्यूज सिंड्रोम, यानी कि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी थी कि जीएसटी कट आएगा एंड लार्जली कहाँ पर कट आएगा, कितना फायदा होगा। द फैक्ट दैट जीएसटी रेट वुड नैरो डाउन टू जस्ट 2 from 4, ये भी सब मार्केट में जानकारी मिल गई थी, इट हैज बीन डिस्कस थ्रेडबेयर। इसलिए जब एक्चुअल न्यूज आता है तो कुछ खास असर इसका नहीं पड़ा है, बट ये लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव है बहुत सारी कंपनियों के लिए। एंड ये एक और गवर्नमेंट की तरफ से एक और प्रपोजल है, एक और स्टेप है टू बूस्ट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स, क्योंकि जो हमारा जो मार्केट है इट इज स्टक इन अ रेंज, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो नहीं हो रहे, और टैक्स कट, इंटरेस्ट कट और जीएसटी कट के बाद जरूर से लग रहा है कि इस फेस्टिव सीजन के बाद देयर विल बी अ रिवाइवल इन अर्निंग्स एंड दैट कैन टेक द मार्केट बैक अप टू इट्स ओल्ड हाइज। रिवाइवल इन अर्निंग्स मतलब दीपन जी, अगर आप ये कह रहे हैं स्टेटमेंट, तो सबसे पहले रिवाइवल कहाँ देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। सबसे पहले आई थिंक कंजम्पशन स्टॉक्स में, सो भी इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले एफएमसीजी था 15-20 साल पहले, लेकिन अब जब हम कंजम्पशन की बारे में बात करते हैं तो इट इज़ रिटेल, जैसे कि अपैरल्स है, अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन सेट्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटल्स, QSR, ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी कि इंडिगो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, वहाँ पर आता है। एंड देन हॉस्पिटल्स विच आर ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव। तो ये जो पूरा बास्केट है वहाँ पर हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर रिटेल में देखेंगे तो ट्रेंड और डीमार्ट के अलावा बाकी जो अन्य स्टॉक्स है वहाँ पर व्यू हमारा पॉजिटिव है।
जैसे कि लो कॉस्ट मिड इनकम रिटेलर्स है जो टियर 2 टियर 3 में फोकस करते हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट है, V2 है, आई थिंक उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है इस पर्टिकुलर जीएसटी कट से। और कुछ स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज भी है जैसे कि बाटा है, मेट्रो ब्रांड्स है, आई थिंक दे शुड आल्सो डू वेरी वेल, कैंपस एक्टिव वेयर है, सो आई थिंक गो फैशंस। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेनिफिट बेस्ट वे टू प्ले वुड बी थ्रू रिटेल। लेकिन एक जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, इट इज द ऑल टाइम विनर, क्योंकि किधर भी आप खर्चा करते हैं, वेदर ऑन कार और ऑन बाइंग एन अप्लायंस, आपको लोन लगेगी, एंड दैट फॉर द लोन वॉल्यूम उनका बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आई थिंक देयर प्रॉस्पेक्ट्स आल्सो लुक ब्राइटर। हैविंग सेड दैट, वीरेंद्र, ये सभी कंपनियां में हमारा इन्वेस्टमेंट है या हम करने वाले हैं, तो हमारा व्यू थोड़ा बायस हो सकता है। ओके, डिस्क्लेमर इनकी तरफ से। और रिटेल स्पेस बताया उन्होंने, बजाज फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर बताया जहां पर उनको भी फिलहाल एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। गुड आफ्टरनून सर। ऑटो स्पेस इसका जिक्र नहीं किया आपने, ऑटो स्पेस कैसा लग रहा है? हम देख रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद शानदार चला ये स्पेस, इनफैक्ट आज भी देखिए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी में नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर बेट लगाना है तो कौन सा स्टॉक होगा, कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे नेविगेट करेंगे इस स्पेस को? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, ऑटो सेक्टर ऑल्सो काफी बड़ा विनर है बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी कट, और स्पेशली जो एंट्री लेवल मॉडल्स है, वेदर इट इज 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर, वहां पर डेफिनेटली एक ट्रिगर बन सकता है। लेकिन वी आर मोर पॉजिटिव ऑन हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि ये एक कम्यूटर बाइक है, प्राइस सेंसिटिव सेक्शन पर वो फोकस करती है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और स्पेशली रूरल एरिया में उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ है, और मानसून अच्छा होने की वजह से, एक अच्छी वेडिंग सीजन होने की वजह से, और जीएसटी कट की वजह से आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प अपना थोड़ा लॉस्ट ग्राउंड जो मार्केट में दिखा है वो शायद रिकवर करेगा। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है। मारुति इज गुड बट वी प्रेफर M&M टू मारुति। जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। M&M को भी काफ़ी फायदा हुआ है फ्रॉम द जीएसटी कट, तो थोड़ा सिलेक्टिव रह के आई थिंक ऑटोमोबाइल्स में जरूर से इन्वेस्टर ओवरवेट रह सकते हैं। और हमारा ऑल टाइम फेवरेट ऑफ कोर्स इज आयशा मोटर्स। इतना खास इफेक्ट नहीं हुआ है एज फार एज जीएसटी कट इज कंसर्न, बट फिर भी आई थिंक अंडरलाइन मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अगेन डिस्क्लोजर्स फॉर ऑल दीज 3 कंपनीज। ये दीपन जी, सीमेंट में भी बड़े मूव आए पोस्ट दैट जीएसटी रिडक्शन, आपका व्यू क्या है? मैंने सीमेंट तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सब जगह जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। सीमेंट में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है, या फिर आपका जो सबसे फेवरेट स्टॉक है इस स्पेस में? देखिए, आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स की जो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं द मोर और लेस सिमिलर। सभी कंपनियां अच्छी करती है या सभी कंपनियां खराब करती है, डिपेंडिंग अपॉन दी साइकिल ऑफ द सीमेंट। और ये जो जीएसटी कट आया है, डेफिनेटली इट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर सीमेंट कंपनीज ऑल्सो। लेकिन ज्यादातर सीमेंट का जो रहता है जीएसटी, उसकी क्रेडिट मिल जाती है टू द एंड कस्टमर, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगरिंग द डिमांड। यानी कि ऐसा नहीं है कि दाम कम हो गए तो आप सीमेंट ज्यादा कंज्यूम करने वाले हैं। थोड़ा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकता है, स्पेशली इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या जो खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद का रेनोवेशन कर रहे हैं, तो थोड़ी उनके लिए कॉस्ट घट सकती है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक आई डोंट थिंक इट इज इम्पैक्टेड सो मच पॉजिटिवली। लेकिन जो अंडरलाइंग सीमेंट की साइकिल है वो इम्प्रूव हो रही है, एंड आई थिंक वी शुड सी बेटर वॉल्यूम, बेटर प्राइसेस एज वेल। और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वहाँ पर काफ़ी आई वुड से स्टेडी है, थोड़ा सॉफ्ट है, तो मार्जिन्स आल्सो शुड लुक अप। हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफ़ी चॉइस है आपके पास सीमेंट में। आई थिंक यू कैन गो फॉर दी अडानी ग्रुप कंपनीज एज वेल, गुजरात अंबुजा, एसीसी, या फिर इवन दी जेके ग्रुप कंपनी, जेके सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी आल्सो लुक वेरी पॉजिटिव टू अस। फिर से डिस्क्लोज करना चाहूँगा आप भी। बिल्कुल। अच्छा दीपन जी, HDFC बैंक और ICICI बैंक चलने को तैयार नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्या आप बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर इस समय? नहीं अनुज, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। सोच रहे हैं कभी निकलना चाहिए यहाँ से। आई एम थिंकिंग, आज सुबह से मैं सोच रहा था एक्चुअली IT शेयर आज काफ़ी डाउन है, और हमने वो डिस्कशन भी किया था सॉफ्टवेयर पे आपके शो पे कि काफ़ी मैच्योर इंडस्ट्री हो गई है। समथिंग सिमिलर सीम्स टू बी हैपनिंग इन बैंक्स एज वेल अनुज, और हमें बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न। एक पूरा रेड ओशन बन गया है, इतना कंपेरेटिव सेक्टर हो गया है। और पहले क्या था कि HDFC, ICICI वर टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम PSU बैंक्स, वो सिचुएशन अभी है नहीं। PSU बैंक भी काफ़ी वाइब्रेंट हो गई है, दे हैव बिकम वेरी एक्टिव,
उनकी बैलेंस शीट क्वालिटी इज इक्विवेलेंट ऑफ बेटर टू ऑल दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो। उनकी टेक प्लेटफॉर्म, उनका सर्विस जो भी सर्विस लेवल्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इसलिए एक जो सोता हुआ जायंट था दैट हैज़ नाउ वोकन अप लास्ट 2-3 years, वो PSU बैंक्स। इसकी वजह से आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत खतरा है और मैं कभी से सोच रहा हूँ कि व्हेन आई शुड स्टार्ट टू एग्जिट, क्योंकि ये आसान नहीं है। HDFC, ICICI, एक्सिस है, दे हैव बीन ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स और कई सारे पोर्टफोलियोज में उनका कोर होल्डिंग रहता है, बट आई थिंक दैट द बेस्ट टाइम्स आर बिहाइंड देम और एक बार आपको बुलेट बाइट करके इनको थोड़ा करके निकल जाना चाहिए। साइकिल जैसे इम्प्रूव होता है, प्राइसेस इम्प्रूव होते हैं, आई थिंक वी मस्ट बिकम अंडरवेट एंटायर बैंकिंग सेक्टर। अच्छा दीपन जी, अभी मेटल्स में जो मूव आया है बिकॉज ऑफ दैट चाइना फैक्टर, चाइना स्लो डाउन, और चाइना अगर अपने प्रोडक्शन पे थोड़ा सा अगर आप देखें ग्रिप कम करता है, आप फेरस नॉन फेरस को में या फिर थोड़ा सा मैं इस पूरी बास्केट को और बढ़ा दूं तो पूरी कमोडिटीज़ में क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? इवन तो कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमारी बास्केट इतनी पूरी हो गई है, रिटेल से कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, अदर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म कंपनीज की इतनी सारी चॉइसेस है इस मार्केट में और वीरेंद्र काफ़ी अच्छे लिस्टिंग्स भी हुए हैं और वेरी इनोवेटिव बिजनेसेस। तो हमारा फोकस इज इन न्यू जनरेशन, न्यू टेक प्लेटफॉर्म कंपनीज या फिर रिटेल कंपनीज है और मेटल्स को हम इतना ध्यान से देख नहीं रहे हैं। श्योर देयर कुड बी ट्रेडिंग रैली, अगर आप साइकिल करेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो डेफिनेटली यू कैन हैव अ ट्रेडिंग रैली इन ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स, लेकिन फिर निकलना मुश्किल हो जाता है कब साइकिल टर्न होता है। इसलिए हमारी राय में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम मेटल कंपनीज एंड अदर कमोडिटी कंपनीज एज वेल। बहुत सारा चॉइस है आपके पास में। ओके दीपन जी, पॉसिबली एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, वैसे FMCG स्पेस को क्या हो गया सर? ये तो चलने को तैयार नहीं, GST कट के बावजूद आप देखें आज भी बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। इनफैक्ट आपने कुछ पास्ट में स्टॉक्स बताए थे जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाडीलाल इंडस्ट्रीज, तो FMCG स्पेस को कैसे अप्रोच करें? बहुत ही सिलेक्टिव, लार्जली आपको जीरो वेट जाना चाहिए FMCG में, स्पेशली जो MNC जो बड़ी FMCG कंपनियां हैं जैसे कि HUL, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट, यहाँ पर आपको खास रिटर्न मिलेंगे नहीं। यू विल गेट रिटर्न्स एट बेस्ट इन लाइन विद फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि अंडरलाइन ग्रोथ खत्म हो गई है, उनके प्रोडक्ट्स काफी मैच्योर हो चुके हैं, वॉल्यूम ग्रोथ इज इन 2 सिंगल डिजिट। जी हाँ, एक अच्छा क्वार्टर आ सकता है, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन का भी फायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ GST कट, शायद 3-4 क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, बट ये अपनी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनी से एग्जिट करने के लिए। द ग्रोथ इज कम्प्लीटली गॉन और ये सेक्युलर डिक्लाइन है ग्रोथ रेट्स में, बिकॉज अगर GST कट भी करते तो यू कैन नॉट कंज्यूम मोर सोप और मोर डिटर्जेंट और मोर टूथपेस्ट और मोर शैम्पू फॉर दैट मैटर। उनका जो एक्सपेंशन था इनटू द रूरल एरियाज, वो पूरा एक्सपेंशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादातर खत्म हो चुका है, तो अभी तो सभी जगह पर मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स और काफ़ी सेक्टर पूरा और कैटेगरी मैच्योर हो चुकी है। therefore you have to go very selective। तो FMCG में अगर आप कहेंगे तो अल्कोबेव जो सेक्टर है दैट इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू क्लासिफाइड एज FMCG, क्योंकि ये कंजम्पशन ही है और यहाँ पर जो इंडियन FMCG कंपनियां हैं आई थिंक दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल पिछले कई क्वार्टर से, और आगे चलते मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री ये अल्कोबेव सेक्टर है दैट कैन डू वेरी वेल। और ऑफ कोर्स आइसक्रीम जैसे कि वाडीलाल मैंने कहा, अगेन डिस्क्लोजर वी आर इन्वेस्टेड इन इट, हमारा व्यू बायस हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा हुआ है वाडीलाल को बिकॉज ऑफ द कट इन द GST फॉर आइसक्रीम from I think 15% it has gone down to 5%, तो इनको भी काफी फायदा हुआ है। तो वैसे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है, जाइडस वेलनेस देखिए आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज दी है where they have said that 50% of the products are now the prices have come down because of GST और ये सब high value items है and certainly it can trigger better consumption over there, but difficult to FMCG but largely avoid। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। अब चलते हैं स्ट्रेटजी पर। अनुज, ये दिन उसी घेरे में जो आप बात कर रहे थे सुबह, ठीक उसके बीचों बीच, उस दायरे के बीचों बीच क्या करें? कुछ मंडे के लिए कैरी करें या वीकेंड अच्छी तरीके से मनाएं? क्या वीकेंड स्पेंड करिए अच्छे से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। देखिए वीरू, आज मार्केट ने 2 ट्रेड दी और मैं सच बताऊं आज बहुत दिनों के बाद आज मैंने, कोई आपको याद होगा, बहुत दिनों के बाद मैंने एक लेवल स्पेसिफिक आपको ट्रेड्स दी थी।
और एक सेंस बन रही थी कि वो दोनों ट्रेड्स चलेंगी, 24,800 पे लेके 24 पे बेच के 24,850 का स्टॉप और 24,650 पे लेके 24,600 का स्टॉप, वो दो ट्रेड प्ले आउट हुई। अब कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इंट्राडे में मार्केट ट्रेड्स दे रहा है आपको, मार्केट एक रेंज में है, छोटी रेंज आपकी 24,400 से 24,900 की है, बड़ी रेंज आपकी छोटी रेंज 24,600 24,800 की है, उसी को आपको स्मार्टली प्ले करना है। और इंडिविजुअल स्टॉक में भले ही आप चाहें तो कैरी कर लें, लेकिन किस तरीके के स्टॉक कैरी करने हैं इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वरना इस मार्केट में अगर आप फंसेंगे तो गलत भी फंसेंगे। आई मीन सबसे बड़ा एग्जांपल तो आज ओला रहा, देखिए कैसे अगर आप उल्टी साइड की ट्रेड में फंस गए तो बुरा फंसे होंगे। 8% अब ये स्टॉक इस समय नीचे चल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं और कुछ ही देर में 8 मिनट बाद FM का इंटरव्यू शुरू होने वाला है, इसलिए फटाफट अब ट्रेड्स निपटाते हैं और डीलिंग रूम चेक के लिए पहले यतिन के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, मेटल्स में से नाल्को, ये काउंटर डीलर्स को पसंद आ रहा है। स्टॉक में 2% की तेजी भी है और फ्रेश लॉन्ग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। डीलर्स के हिसाब से सितंबर फ्यूचर्स में 212 से लेकर 214 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ ये BTST की ट्रेड्स हो जा रहे हैं। हालांकि आज अगर हम देखें तो PB फिनटेक फिर से एक बार थोड़ा नरम है। इनफैक्ट यहाँ डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक फंड्स बिकवाली कर रहे हैं और 1800 तक के नीचे के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। ओके, नैल्को और PB फिनटेक ही रहेगा रडार पर। अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। कविता जी आप बताइए क्या कैरी करेंगे BTST STBT मंडे के लिए? श्रेया BTST लेकर जाएंगे। FSN ई-कॉमर्स नाइका पर, नाइका 242 के लेवल पर है, जो गैप एरिया है उसी का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अंटिल ये काउंटर 238 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। प्राइस मूव अपसाइड आते हुए दिखते हैं 248 250 के। ओके, नाइका कैरी करेंगी कविता जी। कविता सर आप क्या कैरी करेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक ग्लेनमार्क यहाँ पर ठीक ही नजर आता है, ट्रेड करा है 2051 पर, स्टॉप लगाएंगे 2020 का या 30 का, 2100 का टारगेट होना चाहिए ग्लेनमार्क। राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड? राजेश जी आपका ट्रेड? राजेश सतपथी जी। वीरेंद्र जी मैंने नाम, हाँ सर मैंने नाम नहीं सुना, सिर्फ आपका ट्रेड ठीक है तो देखिए मेरा ट्रेड रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। पिछले 2 दिनों से ये थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसने अपना इंपॉर्टेंट क्लस्टर को मेंटेन किया है, जो करीबन 2800-2820 की ट्रेजेक्टरी में है। मैं फ्यूचर के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ग्रासिम लेके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा 2790 का और इसका जो स्विंग का टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 2880 से लेके 2900 का। तो ग्रासिम में मुझे लगता है कि इस कूल ऑफ के बाद एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके ग्रासिम। मानस जी आपके पिक? एस्ट्रल फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। एस्ट्रल में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो उसका फ्यूचर खरीदेंगे 1444 का स्टॉप लॉस लगा के 1490 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये इस समय ट्रेड्स आई थिंक पूरी हुई कल के लिए। अब फटाफट वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेथ जान लेते हैं। वीरू कैसी रही मार्केट ब्रेथ? ब्रेथ इवनली पॉइज्ड थी अनुज। परसों बहुत अच्छी थी, कल ख़राब हुई, लेकिन आज थोड़ी सी इवनली पॉइज्ड है ये ब्रेथ। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे देखिए। इससे ज़्यादा इवनली पॉइज्ड नहीं हो सकती है। 87 लॉन्ग, 80 में शॉर्ट, और शॉर्ट में और सॉफ्टनेस में जो नाम था वो था IT का। IT एक बार फिर से इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है, 39 में शॉर्ट कवरिंग। इंडस टावर्स, ग्लेनमार्क, के फिनटेक और आरबीएनएल और एस्ट्रल, ये 5 स्टॉक्स जो थे वो सबसे आज हॉट कमोडिटी थे। और स्पेशली अगर आप देखें ग्लेनमार्क, सुबह से इसने एक तेज़ी पकड़ी हुई थी। वोडाफोन खबर का असर, बाकी BSE उस रिपोर्ट का उल्लेख जब सुबह हम कर रहे थे, बात हो रही थी 4.25% के ऊपर। आरबीएल बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, बट सिंस इट्स इन बैन तो सिर्फ आप शॉर्ट कवर कर सकते हैं। बाकी आज कोलैप्स था IT में। लुक एट परसिस्टेंट, आप देखिए वरुण बेवरेजेस, टोरेंट पावर और PB फिनटेक सब में अगर आप देखें सॉफ्टनेस थी। और लॉन्ग स्क्वायर ऑफ वे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, अल्ट्राटेक सीमेंट में, ओरेकल फाइनेंशियल्स, टोरेंट फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर और IGL। अनुज। ओके, तो फिलहाल ये ब्रेथ की हो गई बात। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से ट्रिगर्स पर नजर रहेंगे, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन बताइए। जी,
शुरुआत कर लेते हैं 8 सितंबर के साथ, जहां पे हमें चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा। मूविंग फॉरवर्ड 9 सितंबर आपके लिए ठंडा रहेगा, लेकिन 10 सितंबर को आने वाला है यूएस का पीपीआई का डेटा। इसके बाद अगर हम 11 सितंबर की तरफ बढ़े तो वहां पे यूएस का जो है इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ यूएस का सीपीआई का डेटा आएगा और आएगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा। 12 सितंबर इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के इन्फ्लेशन रेट का जो डेटा है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। बैंक का जो डिपॉजिट और लोन ग्रोथ का डेटा है वो भी आपको 12 सितंबर, और साथ में जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा है वो भी आएगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है आपको जो ध्यान में रखनी है, अगले हफ्ते नहीं बल्कि पूरे महीने आपको जो ट्रंप का ट्रूथ सोशल है वहां पे खासा ध्यान रखना है। अगर वहां से कोई भी अनाउंसमेंट